बच्चा पार्टी, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो जेईई मेन और नीट में कॉमन आया है। बच्चा ये हम बार बार बोलते हैं तुम लोगों का, जेईई मेन का बहुत सारा क्वेश्चन जो रहता है वो नीट के एग्जाम में कॉमन क्वेश्चन दे देता है। सेम ईयर का भी क्वेश्चन बहुत सारा नीट में उसी साल रिपीट कर देता है। जैसा कुछ एग्जाम्पल्स हम तुम लोगों को यहाँ पर दिखला रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन है जो जेईई मेन इस साल 2026 में आया हुआ था, वही क्वेश्चन या उससे थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन जो है नीट 2026 में दे चुका था। ठीक है, जिसका एक एग्जांपल देखो, ये वाला है। ये क्वेश्चन तुम्हारा नीट 2026 का इस साल जो पेपर कैंसिल हो, जो एग्जाम कैंसिल हो गया, उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था। द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम इज टेकन एज यूनिटी इफ द लाइट टेक्स 6 मिनट 40 सेकेंड टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इन न्यू यूनिट इज। न्यू यूनिट में अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा ये निकालने के लिए बोला था। और सेम टाइप क्वेश्चन देखो जेईई मेन 2026 8 अप्रैल सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन दिया हुआ था। न्यू यूनिट अल्फा ऑफ द लेंथ इज चोजन सच दैट इट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम। तो स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम का न्यू यूनिट अगर हम लोग अल्फा यूनिट कंसीडर कर लेंगे, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द वेनस एंड अर्थ इन टर्म्स ऑफ अल्फा यूनिट इफ द लाइट टेक्स 6 मिनट 40 सेकेंड टू कवर दिस डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस कवर करने में वेनस और अर्थ के बीच में टाइम अगर 6 मिनट 40 सेकेंड लगता है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। यहाँ बच्चा देखो, तुम लोगों को बोल दिया अर्थ एंड सन के बीच में डिस्टेंस, यहाँ पर तुमको बोल दिया वेनस एंड अर्थ के बीच का डिस्टेंस। यहाँ पर स्पीड ऑफ द लाइट को तुमको बोल दिया यूनिटी कंसीडर करने के लिए, 1 कंसीडर करने के लिए। यहाँ पर स्पीड ऑफ द लाइट को तुमको बोल दिया अल्फा यूनिट कंसीडर करने के लिए। इन बोथ द केसेस अगर हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो डिस्टेंस का न्यू यूनिट में फॉर्मूला क्या लिखेंगे, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट बोल दिया तुम्हारा अल्फा, और टाइम हो जा रहा है यहाँ पर 6 मिनट 40 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 360 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, 360 सेकेंड प्लस 40 सेकेंड दैट इज इक्वल टू 400 सेकेंड। यहाँ 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा 400 अल्फा। सेम क्वेश्चन तुम लोगों को नीट 2026 का कैंसिल जो एग्जाम हो जा रहा है उसमें दे दिया हुआ है। यहाँ पर तुमको क्या बोल दिया है, सिर्फ अल्फा का वैल्यू 1 बोल दिया है। तो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड, यहाँ पर अर्थ एंड सन के बीच का डिस्टेंस बोल दिया। तो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन अगर हम लोग यहाँ पर निकालेंगे तो अल्फा का वैल्यू वहां पर 1 पुट कर दो, योर आंसर विल बी 400। तो इसका आंसर हो गया तुम्हारा 400 और यहाँ आंसर हो जाएगा तुम्हारा 400 अल्फा। ठीक है, ये बहुत सारा क्वेश्चन है, इसका कुछ एग्जाम्पल तुम लोग को दिखला रहे हैं। एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये देखो, कैपेसिटर का ये क्वेश्चन दे दिया हुआ था तुम लोगों को 26 में। Consider two uncharged capacitors of equal capacitance 200 picofarad. One of them is charged by 100 volt supply and disconnected. Now this capacitor is connected to uncharged capacitor. The amount of electrostatic energy lost in the process is. इस प्रोसेस में एनर्जी कितना लॉस्ट हो रहा है। सेम जेईई मेन 2026 में क्वेश्चन देखो, 6 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन दिया हुआ था। A sphere of capacitance 100 picofarad is charged to a potential of 100 volt. यहाँ पर भी 200 पिकोफैरेड चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट, यहाँ पर 100 पिकोफैरेड चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट। Another identical uncharged metal sphere is brought in contact with the charged sphere. Uncharged another conductor, यहाँ पर भी देखो uncharged कैपेसिटर उसके साथ कांटेक्ट में लाए हम लोग। ठीक है, then the change in the total energy stored on these spheres when they touch is this one. जब इन दोनों को टच करेंगे तो चेंज मतलब ये लॉस हो रहा है, वही चेंज होगा। तो यहाँ पर चेंज इन एनर्जी जो होगा इक्वल टू अल्फा इंटू 10 to the power -7 जूल बोल दिया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, और यहाँ पर वही चेंज इन एनर्जी जो हो रहा है दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन और अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस्ट। जो एनर्जी लॉस्ट हुआ वो कैलकुलेट करने के लिए बोला है। सेम ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, मतलब एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस सेंटेंस में डिफरेंस कर दिया है। तो इसके लिए भी हम लोग पढ़े थे, लॉस ऑफ एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या था बताओ, हाफ सी इफेक्टिव इंटू डेल वी स्क्वायर। अब दो आइडेंटिकल कैपेसिटर को अगर हम लोग एक साथ जोड़ दें तो सी इफेक्टिव का वैल्यू क्या था यहाँ से बताओ। सी इफेक्टिव इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं C1 C2 बाई C1 प्लस C2। जब भी कोई भी दो कैपेसिटर अगर कनेक्टेड रहे तो एक कैपेसिटर C1 एक C2, एक चार्ज पोटेंशियल V1 हो, दूसरा चार्ज पोटेंशियल V2 हो, उन दोनों को जैसे ही कनेक्ट करेंगे there will be a loss of energy and that loss energy is simply given by half C effective del V square। और C effective निकालेंगे हमेशा इस तरह से C1 C2 बाई C1 प्लस C2 और डेल V हो जाएगा दोनों का पोटेंशियल का डिफरेंस V1 माइनस V2। ठीक है, तो यहाँ पर एक है पोटेंशियल 100 वोल्ट, दूसरा वाला अनचार्ज है, और दोनों आइडेंटिकल कैपेसिटर था। तो सी इफेक्टिव हो जाएगा C इंटू सी डिवाइडेड बाई C प्लस C, विच इज C स्क्वायर बाई 2C, दैट इज C बाई 2। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर सकते हैं डायरेक्ट कितना बताओ, C बाई 2 इंटू डेल V मीन्स ओनली V, V1 माइनस V2, तो V1 स्क्वायर होगा बिकॉज V2 इक्वल टू 0
है ना। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, ये हो गया 1/4, सी का वैल्यू हो गया यहाँ पर कितना बताओ, 200 पिको फैरेड 10⁻⁻12, और V1 बोल दिया था तुम्हारा 100 वोल्ट, एक ही को चार्ज किया गया था, दैट इज 100 वोल्ट, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻4 आ जाएगा है ना। तो ये 2 जीरो, यहाँ 10⁻4, 10⁻6 हो गया, 10⁻6 कैंसिल कर दो तो यहाँ पर एक 10⁻6 बचा हुआ रहेगा। नाउ दिस 2/4 becomes 1/2, 1/2 means 0.5, so its answer is 0.5 into 10⁻6 जूल। तो योर करेक्ट आंसर इज 0.5 into 10⁻6 जूल। सेम चीज बच्चा यहाँ पर दिया हुआ था, यहाँ पर तुमको बोल दिया है अल्फा इंटू 10⁻7 जूल चेंज इन एनर्जी हो रहा है, तो यहाँ पर चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला सेम चीज वही चीज यूज करो, तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ, ये C/4 हो जाएगा, C/2 हो जाएगा, C/2 हो जाएगा, एंड दिस इज V1 का स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज वन इज चार्ज अप टू पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट एंड अदर इज अनचार्ज। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू सेम पुट करो 1/4C, लेकिन यहाँ C का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 100 इंटू 10⁻⁻12, और V होगा फिर वही 100 का स्क्वायर कर दो 10⁻4 हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा कितना 10⁻6, 10⁻6 कैंसिल कर दो 10⁻6, 1/4 इंटू 10⁻6 रहेगा। ओके, लेकिन यहाँ तुमको बोल दिया अल्फा इंटू 10⁻7, 10⁻7 करेंगे तो 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इट बिकम्स 10/4 इंटू 10⁻7, तो दिस इज योर वैल्यू ऑफ अल्फा 10/4, अब 2 से कट करो तो 5/2 हो जाएगा, तो योर करेक्ट आंसर विल बी 5/2। ओके, तो ये एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन जो हम लोग नीट 2026 और जेईई मेन 2026 में देखें, एक ही साल का क्वेश्चन बच्चा देखो रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जस्ट रिवर्स क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ था, नीट 2026 का क्वेश्चन है और ये जेईई मेन 2026 का क्वेश्चन है, जस्ट रिवर्स क्वेश्चन किया हुआ था। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, इन YDAC the intensity at some point on the screen is found to be 3/4 times of the maximum of the interference pattern. The path difference between the interfering waves at this position is λ/x, लैम्डा का x का वैल्यू निकालना है, लैम्डा इज द वेवलेंथ। तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस निकालने के लिए बोल दिया है, और इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट 3/4 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी दे दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में बच्चा देखो कि तुम्हारा बोल दिया मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो k है मैक्सिमम इंटेंसिटी k है। YDAC में मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज k यूनिट। जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा, पाथ डिफरेंस जहां जहां n लैम्डा होता है वहां इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है। यहाँ पर सिर्फ लैम्डा मतलब 1 लैम्डा, दैट इज इट इज इन दिस क्वेश्चन ही इज टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। तो फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए n का वैल्यू 1 हो जाएगा, पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा होगा, वहां का इंटेंसिटी मैक्सिमम k है ना। तो अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम k होगा तो इंटेंसिटी of the light at a point where the path difference is λ/3 will be, जहां path difference λ/3 है वहां पर इंटेंसिटी कितना होगा, यहाँ पर बोल दिया है कि इंटेंसिटी 3/4 टाइम, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, जस्ट उसका रिवर्स दे दिया है। तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बच्चे एक डायरेक्ट तुम लोग कंडीशन बताए थे, किसी भी पॉइंट का पी पॉइंट का जो रिजल्टिंग इंटेंसिटी होता है वो अगर n टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी, आई नॉट इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी, n टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी हो, तो इसका पाथ डिफरेंस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो तुम लोग, λ/π cos इनवर्स रूट n। ठीक है, अब ये n का जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा यहाँ पर 3/4 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम, वो n का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, डायरेक्टली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पाथ डिफरेंस। ओके, तो पाथ डिफरेंस यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ तुम लोग, cos इनवर्स रूट n, n का वैल्यू 3/4, यहाँ पर 3/4 का रूट कर दो, √3/2 हो जाएगा, √3/2 cos इनवर्स √3/2 कितना डिग्री होता है 30 डिग्री, विच इज इक्वल टू π/6। ये कैंसिल हो गया तो λ/6 हो गया, तुम्हारा वैल्यू यहाँ दिया हुआ λ/x, x का वैल्यू कितना होगा, तो वी कैन से x का वैल्यू 6 होगा। ठीक है, अब इसका जस्ट रिवर्स देखो, यहाँ पर जब मैक्सिमम इंटेंसिटी तुम्हारा k दे दिया हुआ था, तो पाथ डिफरेंस जब λ/3 होगा तो वहां पर तुमको पूछ लिया है कि इंटेंसिटी कितना होगा, तो हम लोग यहाँ से इसका रिवर्स कैलकुलेशन करके भी बना सकते हैं। तो पाथ डिफरेंस यहाँ पर पुट कर दो तुम लोग, ∇x इक्वल टू λ/π cos इनवर्स रूट n, n का वैल्यू अगर पता चल जाएगा तो इंटेंसिटी n टाइम्स ऑफ मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम तो k बोल दिया है तो n टाइम्स ऑफ k हो जाएगा। अब यहाँ पर ∇x का वैल्यू तुमको कितना बताया देखो λ/3, तो यहाँ पर हम लोग अगर λ/3 पुट करेंगे तो दिस λ/π इंटू कॉस इनवर्स रूट n, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, यहाँ π/3 आएगा, कॉस को यहाँ लेकर क्या हो तो n का वैल्यू हो जाएगा cos π/3, ये रूट n है n मतलब स्क्वायर कर देंगे। अब cos π/3 का मतलब हो गया कितना 60 डिग्री, 1/2, तो n हो गया तुम्हारा 1/4, सो द रिजल्टिंग इंटेंसिटी बिकम्स k/4 बिकॉज मैक्सिमम इंटेंसिटी इज गिवन एज k हियर, यहाँ पर जो आई नोट था यहाँ पर k दिया हुआ था तो यहाँ पर k/4 हो जाएगा, तो योर आंसर इज k/4। सेम टाइप क्वेश्चन है, जस्ट रिवर्स कर दिया, यहाँ पर तुम्हारा पाथ डिफरेंस पूछा, इंटेंसिटी दिया हुआ था, यहाँ पर पाथ डिफरेंस दिया हुआ, इंटेंसिटी पूछा है, एक ही फॉर्मूला है, उससे हम लोग दोनों को बना सकते हैं। ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है बच्चा। देखो ये नीट 2026 में दे दिया हुआ था। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रेज अ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू अ हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ r विल बी, कितना होगा। और यहाँ पर बोल दिया इफ अ बॉडी ऑफ मास m इज टेकन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू अ हाइट इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ, द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वही वर्क डन होता है। तो अगर अर्थ के सरफेस से हम लोग किसी भी पार्टिकल को h हाइट ऊपर लेकर के जाते हैं, h हाइट अगर ऊपर लेकर के जाते हैं सच दैट तुम्हारा h का जो वैल्यू होगा वो n टाइम्स ऑफ r होगा। अगर h का वैल्यू n टाइम्स ऑफ r होगा तो वर्क डन या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n/n+1 mgr। यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू यहां पर पुट कर दो, डायरेक्टली यू विल गेट द आंसर। तो यहां पर तुमको कितना हाइट ऊपर ले आने के लिए बोला है, हाइट इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो h इक्वल टू यहां पर 2r दिया हुआ था, अगर h का वैल्यू 2r होगा दैट मींस n इक्वल टू 2। तो तुम्हारा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी या फिर वर्क डन जो निकालने के लिए बोलेगा उसका फॉर्मूला यहां से डायरेक्ट बोल सकते हो तुम लोग 2/3 mgr। तो योर करेक्ट आंसर इज 2/3 mgr, ठीक है। लेकिन यहां पर तुमको क्वेश्चन में नीट में क्या दिया था, पार्टिकल को लिफ्ट करो, कितना लेकर के जाना है, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। h हाइट कितना ऊपर लेकर के जाना है, इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ n का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, इन दिस प्रॉब्लम n इक्वल टू 1। तो योर वर्क डन, हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन। So here work done again, del W equal to gain in potential energy, which is again given by n/n+1, n/n+1 mgr। n का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, इट्स आंसर विल बी 1/2 g mgr। तो ये आंसर हो गया तुम्हारा 1/2 mgr, ठीक है बच्चा। एक ही तरह का क्वेश्चन देखो, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है, कुछ ईयर दूसरा ईयर का भी आया हुआ है। दूसरा ईयर का हम यहाँ नहीं दिखला रहे, ज्यादातर क्वेश्चन कोशिश कर रहे हैं कि एक ही साल का जो क्वेश्चन आया है वो दिखाने के लिए, ठीक है। ये 2026 का क्वेश्चन, ये भी 2026 का क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है बच्चा। यहां देखो ये गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन दिया हुआ था 2026 नीट, और ये हो गया तुम्हारा जेईई मेन 2026 का क्वेश्चन। जेईई मेन 2026 का क्वेश्चन क्या दिया हुआ, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम shows a full scale deflection for a current of 1 milliampere. The value of resistance required to convert this galvanometer into an ammeter showing full डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 5 मिली एम्पेयर। अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं टू मेजर अप टू 5 मिली एम्पेयर करंट, दैट मींस उसका करंट कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, देन वी हैव टू यूज द शंट। और शंट को निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या था बताओ, S इक्वल टू IG इंटू गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई I माइनस IG, विच इज इक्वल टू एक्चुअली IS। शंट से जो करंट जाएगा तो गैल्वेनोमीटर का करंट माइनस का तो टोटल करंट से ये करंट चला जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में तुमको बता दिया है गैल्वेनोमीटर का कैपेसिटी कितना था 1 मिली एम्पेयर, और इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं अप टू अ रीडिंग ऑफ 5 मिली एम्पेयर। यहाँ पर 5 माइनस 1 ये हो गया 4 इंटू जी का वैल्यू तुमको दे दिया हुआ था कितना 100। तो 100 बाई 4 मीन्स 25 ओम। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 ओम, ठीक है। अब इसी में एक क्वेश्चन तुम लोग, इसी का एक कंडीशन बताए थे कि अगर कभी कभी क्वेश्चन तुम लोग को ऐसा दे देता है कि अगर तुम्हारा गैल्वेनोमीटर करंट जिस करंट कैपेसिटी में चेंज करना चाहते हो, जितना करंट इंक्रीज करना चाहते हो, उसके कंपैरेटिवली गैल्वेनोमीटर का जो रेंज है वो अगर बहुत कम होगा तो फिर ये I माइनस IG को नियरली इक्वल टू हम लोग I लिख सकते हैं, IG को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इन दैट केस S becomes equal to simply IG into G divided by, instead of I minus IS we can write only I because IS is very small। तो यहाँ पर देखो तुम्हारा रेंज दिया हुआ था कितना 1 मिली एम्पेयर, 1 मिली एम्पेयर तक वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है, लेकिन अब उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं हम लोग 10 एम्पेयर। दैट मींस क्या 10 टू द पावर 4 टाइम्स उसका रेंज को बढ़ाना चाहते हैं। 1 मिली एम्पेयर को 10 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करो तो 10 एम्पेयर होगा, है ना। तो उसका रेंज हम लोग 10 टू द पावर 4 टाइम्स बढ़ाना चाहते हैं। तो आई के कंपैरेटिवली जिस रेंज में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसके कंपैरेटिवली उसका मैक्सिमम कैपेसिटी जो था बहुत छोटा है, IG इज वेरी स्मॉल। तो हियर वी कैन नेग्लेक्ट IG इन कंपेयर टू I। तो सिंपली यू विल गेट S इक्वल टू IG इंटू G डिवाइडेड बाई I। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, तो IG का वैल्यू यहाँ पर तुम्हारा था 1 मिली एम्पेयर विच वी कैन राइट 10 टू द पावर माइनस 4 एम्पेयर। यहाँ देखो ये दोनों मिली एम्पेयर में था इसलिए चेंज नहीं किया, मिली एम्पेयर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर करंट कैपेसिटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर 1 मिलीमीटर है और तुमको कन्वर्ट करने के लिए बोला अप टू अ रेंज ऑफ 10 एम्पेयर। तो यूनिट सेम करने के लिए हम लोग मिली एम्पेयर को एम्पेयर में चेंज कर लिया, डिवाइडेड बाई I का वैल्यू हो गया 10 इंटू G का वैल्यू दिया हुआ था 100। तो 100 एक जीरो कैंसिल कर दो, एक 10 यहां से कैंसिल होगा, इट इज 10 टू द पावर माइनस 3 विच इक्वल टू 0.001 ओम। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम्हारा 0.001 ओम। ओके, ये एक कॉमन क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखो, नीट 2026 the angular speed of a flywheel is increased from 600 rpm to 1200 rpm in 10 seconds.
द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय द व्हील ड्यूरिंग दिस टाइम इज, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया। अब यहाँ देखो जेईई मेन 2026 का क्वेश्चन 6 अप्रैल शिफ्ट 1 को क्वेश्चन आया हुआ था, क्या दिया हुआ था, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर मास 5 kg, यहाँ सॉलिड स्फीयर रेडियस 4 सेंटीमीटर मास 5 kg is rotating rotation axis is passing through the center of the sphere with an angular velocity of 1200 rpm is brought to rest in 10 सेकेंड। वहां पर उसका स्पीड बढ़ाए थे हम लोग 600 rpm से 1200 rpm में 10 सेकेंड में, यहाँ पर ये ऑलरेडी घूम रहा था विद 1200 rpm, इसको हम लोग रेस्ट में लेकर के आए कितना देर में, इन टाइम 10 सेकेंड। तो तुमसे क्या पूछ रहा, बाय अप्लाइंग अ टॉर्क, द टॉर्क अप्लाइड एंड द नंबर ऑफ रोटेशन इट मेड बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। तो ये रेस्ट में आने से पहले मतलब 10 सेकंड में कितना सारा नंबर ऑफ रोटेशन किया, ये कैलकुलेट करो। यहाँ पर क्या बोला था बताओ, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय द फ्लाईव्हील ड्यूरिंग दिस टाइम 10 सेकंड, 10 सेकंड में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना होगा। तो बच्चा इसको हम लोग दो तरह से बना सकते हैं, एक तो हम लोग अल्फा पहले कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पर तुम्हारा एंगुलर स्पीड पहले दिया हुआ था कितना बताओ 1200 आरपीएम, तो 1200 आरपीएम तुम्हारा पहला फ्रीक्वेंसी था N1 1200 आरपीएम, तो पहले हम लोग आरपीएम को कन्वर्ट कर लेते किस में, आरपीएस में। तो आरपीएस में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करो, 60 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 20 आरपीएस। तो इनिशियल एंगुलर स्पीड जो होगा वो कितना हो जाएगा बताओ 2 पाई n1, तो 2 पाई इंटू 20 विच इज इक्वल टू 40 पाई रेडियन, ओके पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। ये ओमेगा 1 का वैल्यू हो गया। आफ्टर 10 सेकेंड इट कम्स टू स्टॉप रेस्ट, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू 0, ये 0 हो गया, कितना देर में हो गया 10 सेकेंड में हो गया, ठीक है। तो बच्चे यहां से हम लोग इसका अल्फा के वैल्यू निकाल सकते हैं, अल्फा हो जाएगा तुम्हारा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई टी, बिकॉज रिटार्डेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन के लिए ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई टी लिखते हैं। तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का मतलब हो गया 40 पाई डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल टू 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अल्फा का वैल्यू अगर निकल जाएगा तो फिर यहां से हम लोग 10 सेकेंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये निकाल सकते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या यूज कर सकते हैं बताओ, ओमेगा 2 फाइनल वेलोसिटी बिकम 0 ना, तो ओमेगा 2 की जगह में डायरेक्ट 0 पुट कर रहे हैं हम, देखो 0 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू थीटा, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो 2 अल्फा इंटू थीटा, इसको यहां लेकर के आओ तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा 1 स्क्वायर बाई 2 अल्फा। अब ओमेगा 1 का वैल्यू हम लोग निकाल करके रखे थे कितना 40 पाई इंटू 40 पाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू अल्फा, अल्फा का वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ कितना 4 पाई, इसको कैंसिल करो, 4 पाई कट करेंगे यहाँ पर 10 आएगा, 2 से कट करेंगे यहाँ पर 5 आएगा, तो 5 इंटू 200 पाई, ठीक है। ये हो गया टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड बिफोर स्टॉप्स, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया तुम्हारा 200 पाई इन 10 सेकेंड। तो नंबर ऑफ रोटेशन अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ रोटेशन अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ पर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई, है ना। तो थीटा को 2 पाई से डिवाइड कर दो, थीटा हो गया तुम्हारा यहाँ पर 200 पाई, 200 पाई को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे किससे 2 पाई से, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 100। तो योर नंबर ऑफ रोटेशन बिकम्स 100। अब 100 यहाँ पर देखो, ये दो ऑप्शन में नंबर ऑफ रोटेशन 50-50 दिया हुआ, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों तो हो गई नहीं, यहाँ पर 100 दिया हुआ, यहाँ पर 100 दिया हुआ, 1 और 4 में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोटेशन जब निकालेंगे तो उसके बाद हम लोग टॉर्क निकालेंगे, टॉर्क अगर कैलकुलेट करेंगे, टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं आई इंटू अल्फा, अल्फा ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड 4 पाई, और आई फॉर अ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के लिए आई का फॉर्मूला होता है क्या चीज बताओ 2/5 mr स्क्वायर। तो 2/5 mr स्क्वायर के साथ तुम लोग अगर मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ से अल्फा का वैल्यू, अल्फा कितना होता है 4 पाई मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा टॉर्क का वैल्यू भी निकल जाएगा, ठीक है। इवन टॉर्क हम लोग एक और तरीका से भी निकाल सकते हैं। उससे पहले एक चीज देखो कि अगर हम लोग लीनियर मोशन में ये पढ़े, पार्टिकल यहाँ से मूव करते करते यहाँ चला गया, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v इन टाइम t, तो इसका जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है कि डिस्टेंस कितना कवर किया यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, तो अगर हम लोग विदाउट कैलकुलेटिंग एस निकालने का फॉर्मूला लिखे हम लोग, इफ इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सच दैट इट्स इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, तो s इक्वल टू वी कैन सिंपली राइट v एवरेज इंटू टी, जहां पर v एवरेज का वैल्यू कितना हो जाता है बताओ u प्लस वी बाई 2 इंटू टी, ठीक है। तो यहीं से हम लोग अगर v इक्वल टू u प्लस ए टी लिखेंगे तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। अब t का वैल्यू यहाँ पर v माइनस u बाई ए पुट कर दो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, फॉर्मूला यहीं से डिराइव कर सकते हैं हम लोग। तो ये जनरल फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है। अगर इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी पता है तो लीनियर मोशन के लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं। वैसे ही हम लोग एंगुलर मोशन के लिए, सर्कुलर रोटेशन मोशन के लिए भी यूज कर सकते हैं कि
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t जो होगा, इफ सच दैट इनिशियल एंड फाइनल एंगुलर वेलोसिटीज आर गिवन, so we can write theta equal to omega average into time. इनिशियल एंड फाइनल जो अगर दिया हुआ रहेगा तो थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी, ये यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। अब ओमेगा 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, इस क्वेश्चन में देखो ओमेगा 1 का वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ कितना, 600 आरपीएम। पहले उसको फ्रीक्वेंसी को आरपीएस में कन्वर्ट करो, फिर 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, ओमेगा हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा 600 बाई 60 इंटू 2 पाई, ये कट करो तो ये हो गया 20 पाई, ठीक है, ओमेगा 1 का वैल्यू। ओमेगा 2 अगर निकालेंगे हम लोग तो वैसे ही करो, 1200 आरपीएम, 1200 को 60 से डिवाइड करो, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बिकम्स 40 पाई, ठीक है। तो अब बच्चा यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2, इसका एवरेज निकालो, 20 प्लस 40, तो 60 बाई 2 30 पाई होगा इंटू 10, ठीक है। और अगर इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए नंबर ऑफ रोटेशन n हो गया, तो ये थीटा की जगह हम लोग 2 पाई इंटू n लिख सकते हैं ना। वन रोटेशन के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई होता है, तो n नंबर ऑफ रोटेशन के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2 पाई इंटू n। तो थीटा इक्वल टू डायरेक्टली वी कैन राइट 2 पाई इंटू n। तो यहां से पाई पाई कैंसिल, 2 से कट करो, यहां पर 5 होगा, तो n का वैल्यू हो गया तुम्हारा 150, ये वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो n का वैल्यू तुम्हारा 150 होगा, डायरेक्ट यहां से वैल्यू आंसर कर सकते हैं, देयर इज नो नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर वही काम हम लोग यहां पर करते हैं तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, इस क्वेश्चन के लिए अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या लिख सकते थे, थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, n इंटू 2 पाई, ये हो गया थीटा। ओमेगा का एवरेज वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ओमेगा का एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वाला था तुम्हारा कितना 40 पाई इनिशियल, और फाइनल कम्स टू रेस्ट तो 0 हो गया, तो फाइनल और इनिशियल का एवरेज निकालो, 40 पाई प्लस 0 बाई 2 विच इज इक्वल टू 20 पाई, तो ये हो गया 20 पाई इंटू टाइम कितना 10। तो यहां से अगर हम लोग पाई पाई कैंसिल करें, 2 से कट करें, यहाँ पर 10 होगा, तो n का वैल्यू आ गया तुम्हारा कितना बोलो 100। आंसर n का वैल्यू कितना आया था देखो 100, तो 100 हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर तुम लोग टॉर्क निकालोगे तो I इंटू अल्फा कर दो, वो वहां से वैल्यू निकल आएगा, या फिर तुम लोग और एक तरीका से अल्फा टॉर्क का वैल्यू निकाल सकते हैं। वी कैन यूज एनर्जी वर्क डन और एनर्जी का रिलेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर सकते हैं हम लोग रोटेशनल मोशन के लिए। तो ये हो गया टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया मान लो थीटा, थीटा इक्वल टू सिंपली वी कैन राइट 2 पाई n ना, एज वी हैव ऑलरेडी गॉट द वैल्यू ऑफ n, यहाँ पर 2 पाई इंटू 100 कर दो, थीटा निकल गया, तो थीटा टॉर्क इंटू थीटा इज द वर्क डन विच विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर, बिकॉज फाइनली इट स्टॉप्स, तो फाइनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बिकम 0। तो इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना था, हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर। अब आई की जगह में 2/5 m r स्क्वायर लिखो, और ओमेगा 1 का वैल्यू हम लोग पहले से निकाल करके रखे थे, यहाँ पर पुट कर दो, n वी हैव ऑलरेडी गॉट, n का वैल्यू कितना आया था 100, इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद इसका टॉर्क निकाल लो, टॉर्क का वैल्यू तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा दिस वन 0.0128 पाई न्यूटन मीटर। तो योर करेक्ट आंसर विल बी दिस वन। तो ये टॉर्क हम लोग सिंपल कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है जहां से टॉर्क निकाल सकते हैं। फिर टॉर्क निकालने का यहाँ से भी फॉर्मूला आई इंटू अल्फा करके भी निकाल सकते हो, लेकिन ये तुम्हारा एक कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, यहाँ से एक लाइन में तुम्हारा वैल्यू निकल जाएगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो था वो एन का वैल्यू निकालना, और वो एन का वैल्यू अगर हम लोग इस कॉन्सेप्ट से निकालेंगे तो हमारा 2-3 लाइन के अंदर आंसर आ जाएगा। जो सेम टाइप क्वेश्चन देखो नीट 2026 में दिया हुआ है एंड जेईई में 2026 में दिया हुआ है, ठीक है। ये भी एक एग्जांपल है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ये बच्चा जेईई में 2026 का क्वेश्चन है, लेकिन सेम टाइप क्वेश्चन यहाँ तुम्हारा नीट 2025 में आया हुआ था। नीट 2025 में क्वेश्चन क्या दे दिया हुआ था देखो, अगर एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन से कोई पार्टिकल को फ्रॉम रेस्ट छोड़ देते हैं तो वो जब ग्राउंड में आएगा, यहाँ पर आएगा, नीचे आएगा, तो उसको टाइम लग रहा है कितना, मान लो टी टाइम लग रहा है एट एन एंगल थीटा डिग्री एंगल में। अब अगर यही चीज को हम लोग एक रफ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर छोड़ देंगे, रफ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर छोड़ देंगे फ्रॉम रेस्ट, इधर रफ है, रफ का मतलब म्यू, यहाँ पर फ्रिक्शन है, सेम इंक्लाइन प्लेन, तो फिर इसको यहाँ से आने में टाइम ज्यादा लगेगा, फ्रिक्शन उसका मोशन को अपोज करेगा, स्लो चलेगा, सेम डिस्टेंस कवर करने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो अब यहाँ टाइम अगर इसका n टाइम्स लगता है, यहाँ t लगा था, यहाँ पर n t लगता है, तो यहाँ से तुमको क्या पूछेगा, व्हाट इज द म्यू, वैल्यू ऑफ म्यू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा 2025 में आया था। इसका आंसर डायरेक्ट लिखने का फॉर्मूला तुम लोग को बताए थे, म्यू इक्वल टू होता है n स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर इंटू टेन थीटा। n का जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा यहाँ पर पुट कर दो, थीटा पुट कर दो, म्यू का वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगा तुम लोगों को। तो यहाँ पर क्वेश्चन में तुमको बोल दिया था कि रफ इंक्लाइन प्लेन में जो टाइम लग रहा था वो 2 टाइम्स एज मच टाइम टू स्लाइड डाउन ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन
देन ऑन द स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन में जितना टाइम लग रहा था उसका डबल टाइम लग रहा है रफ इंक्लाइन प्लेन में। मतलब यहाँ पर अगर टी पकड़ेंगे तो यहाँ पर 2t पकड़ेंगे, तो एन का वैल्यू यहाँ पर 2 हो गया, एन का वैल्यू यहाँ पर 2 पुट कर दो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3/4 इंटू tan थीटा। थीटा यहाँ पर बच्चा दे दिया तुम्हारा 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाता है, इट बिकम्स 3/4। आंसर 3/4 अगर ऑप्शन में 3/4 लिख सकते हैं, अदरवाइज 3/4 को हम लोग 0.75 लिख सकते हैं। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर था ये वाला। अब वो नीट 2025 का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर दे दिया ब्लॉक टेक्स t टाइम टू स्लाइड डाउन अ प्लेन इंक्लाइंड टू 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इफ द सरफेस इज मेड रफ, द ब्लॉक टेक्स टाइम t/2 टू स्लाइड डाउन द प्लेन, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द इफ द सरफेस इज मेड स्मूथ, अगर स्मूथ बना देंगे तब टाइम t/2 लगेगा। मतलब स्मूथ सरफेस पर टाइम t/2 लग रहा है, रफ सरफेस पर टाइम t लग रहा है, तो इसको उल्टा करके बोलो, ये स्मूथ सरफेस में जो टाइम लग रहा है रफ सरफेस में उसका डबल टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग n का वैल्यू रफ सरफेस में क्या बोल सकते हैं 2, n अगर 2 होगा तो म्यू का वैल्यू अगेन सेम फॉर्मूला इसी को यूज करेंगे, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो म्यू का वैल्यू यहाँ पर भी कितना आएगा तुम्हारा बताओ, दिस बिकम्स अगेन 3/4 tan 45 डिग्री विच इज 0.75। तो यहाँ पर तुमको इस फॉर्म में दिया हुआ है अल्फा/100, तो 0.75 को हम लोग लिख सकते हैं 75/100, तुम्हारा अल्फा का वैल्यू हो गया 75। तुमसे पूछा अल्फा का वैल्यू कितना होगा, अल्फा इक्वल टू 75, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके बच्चा, अभी देखो ये क्वेश्चन जेईई मेन का है 2026 में, एग्जैक्टली सेम टाइप क्वेश्चन जेईई मेन 2023 में आया हुआ था, वहां से कॉपी करके यहाँ पर क्वेश्चन एक ही टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखो, ये 26 में दे दिया हुआ था, एन आइडियल गैस एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T द इज एक्सपांडिंग सच दैट Pt टू द पावर 3 इक्वल टू कांस्टेंट, द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ द गैस कितना होगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया था प्रेशर P टेम्परेचर T रिलेशन ऑफ द आइडियल गैस ओबेज द इक्वेशन Pt टू द पावर 2, यहाँ Pt स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ Pt क्यूब दिया हुआ है, द वॉल्यूम एक्सपांशन कोएफिशिएंट ऑफ द गैस विल बी, एक ही क्वेश्चन है, वॉल्यूम कोएफिशिएंट ऑफ गैस का मतलब हो गया गामा का वैल्यू निकालना है, तो गामा का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, गामा का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है del V by V into del T, ये हो गया वॉल्यूम कोएफिशिएंट ऑफ द गैस। ठीक है, तो वॉल्यूम कोएफिशिएंट ऑफ द गैस अगर निकालना है del V by V into T, तो इसके लिए हमारा जो रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पर Pt टू द पावर 3 इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ से हम लोग वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का रिलेशन निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का रिलेशन निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, PV इक्वल टू nRT, इसको यूज करेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग P प्रोपोर्शनल टू लिख सकते हैं T/V, तो यहाँ पर P की जगह हम लोग अगर T/V पुट करते हैं तो क्या मिलेगा बताओ, यहाँ से T/V इंटू T क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर V प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4 हो जाएगा, V प्रोपोर्शनल टू अगर T टू द पावर 4 होता है तो स्मॉल चेंज के लिए यहाँ पर लॉग लेकर के डिफरेंशिएट करेंगे, वी कैन राइट इट लाइक del V by V इक्वल टू 4 इंटू del T by T, तो ये del T को लेकर के इसके नीचे चले आओ, तो ये हो जाएगा del V by V इंटू del T, ओके, V इंटू del T इक्वल टू 4/T, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं गामा ना, तो गामा का वैल्यू क्या हो गया 4/T, तो योर करेक्ट आंसर इज 4/T, जो कि इस क्वेश्चन में अगर हम लोग निकालते तो यहाँ पर Pt टू द पावर 2 दिया हुआ था, तो P की जगह में यहाँ पर भी अगर हम लोग पुट करते हैं T/V इंटू T स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ से आता है V प्रोपोर्शनल टू T क्यूब, है ना, तो यहाँ से del V by V इक्वल टू 3 del T by T होगा, तो यहाँ से del V by V इंटू del T इक्वल टू वी कैन राइट 3/T विच इज इक्वल टू गामा, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा तुम्हारा 3/T, दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो सेम टाइप क्वेश्चन दिया हुआ था बच्चा देखो जेईई मेन 2026 में एंड जेईई मेन 2023 में, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तुम लोग देखोगे जेईई मेन का पहले का क्वेश्चन जो रहता है वो इसी साल जेईई मेन में भी रिपीट करता है, और इसी साल तुम लोग देखोगे नीट के क्वेश्चन में भी रिपीट करता है। बच्चा ये क्वेश्चन देखो, ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है, ये सर्किट दिया हुआ था, इन द फॉलोइंग सर्किट द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट I1 इस पास से करंट कितना जा रहा है ये निकालने के लिए बोल दिया। सेम टाइप का क्वेश्चन तुमको दे दिया हुआ था, द करंट फ्लोइंग थ्रू 1 ohm रेजिस्टेंस इज n/10 एम्पेयर, द वैल्यू ऑफ n इज, ये सर्किट देखो यहाँ पर तुम्हारा 1 ohm दिया हुआ है, यहाँ 2 ohm दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 1 ohm रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, यहाँ 5 वोल्ट, यहाँ 2 वोल्ट, यहाँ पर देखो 2 ohm, यहाँ 4, यहाँ 5 वोल्ट, यहाँ 10 वोल्ट, यहाँ पर 1 ohm रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो 1 ohm रेजिस्टेंस से करंट कितना जाएगा ये पूछा। और सेम डायग्राम देखो जेईई मेन 2026 में दिया हुआ है 4 4 2 2 1 ohm 10 वोल्ट बैटरी 5 वोल्ट बैटरी, यहाँ तुमसे पूछा था वैल्यू ऑफ I1 I2 I3 तीनों का वैल्यू कितना होगा ये बताओ।
ठीक है। यहाँ पर 3 तुमसे करंट पूछ लिया था, I1 का वैल्यू कितना होगा, 1 ओम रेजिस्टेंस से कितना होगा। यहाँ करंट पूछ लिया था, ये वाला करंट 2 वोल्ट बैटरी से कितना करंट जाएगा, और यहाँ तीनों करंट पूछ लिया था, वो जो कि ये इस साल क्वेश्चन दिया हुआ था। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए बच्चा हम लोग बहुत सारे मेथड यूज कर सकते हैं, किरचॉफ लॉ यूज कर सकते हैं, किरचॉफ लॉ यूज करके ही बनाना पड़ेगा। तो हम लोग अगर इसका वोल्टेज को मान लेते हैं, यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ 5 वोल्ट दिया हुआ है, ईएमएफ 5 वोल्ट दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, इसका नेगेटिव वोल्टेज को अगर हम लोग 0 वोल्ट मानेंगे तो इसका पॉजिटिव वोल्टेज कितना हो जाएगा, बोलो 5 वोल्ट होगा। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल अलग अलग होगा। तो यहाँ अगर 5 वोल्ट तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंट, उसको हम लोग x मान लेते हैं। वैसे यहाँ 5 के बाद यहाँ रेजिस्टेंस, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, उसको हम लोग y मान लेते हैं। ठीक है, तो ये x और y का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, बहुत सारे मेथड यूज करके निकाल सकते हैं। किरचॉफ का अलग अलग फॉर्मूला यूज करके बना सकते हो, कोई भी फॉर्मूला यूज करके तुम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हो। फॉर्मूला यूज करके हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसका एक हम लोग डायरेक्ट, देखो ये एक शॉर्ट ट्रिक बना करके हम रखे हैं, जिसको हम लोग इस तरह का क्वेश्चन के लिए यूज कर सकते हैं कि अगर इसका इस पॉइंट का पोटेंशियल को x और इस पॉइंट का पोटेंशियल को y मानेंगे, तो x और y का वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूला से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसमें n और r और e क्या क्या है ये समझ करके रखो। अगर हम लोग यहाँ पर एक सर्किट कनेक्ट करते हैं, मान लो ये एक सर्किट बनाते हैं, मान लो सपोज यहाँ एक रेजिस्टेंस है, ये एक बैटरी है, फिर ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड हुआ, ये एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड हुआ, और यहाँ एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड हुआ, और ये चला एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो बच्चा देखो इसमें अगर इस फॉर्मेट में रहेगा, इस तरह का क्वेश्चन देखना इसी फॉर्मेट में दिया हुआ रहता है कि इसका ईएमएफ मान लेते हैं हम लोग E है, और इस बैटरी का ईएमएफ जो रहेगा वो n टाइम्स ऑफ E होगा, E का n टाइम्स हो जाएगा। इस तरह का यहाँ का रेजिस्टेंस अगर हम लोग R मानेंगे, ये रेजिस्टेंस भी R होगा, और ये रेजिस्टेंस देखना उसका डबल होगा, 2R and 2R होगा। अगर यहाँ पर 1 1 रहा तो यहाँ 2 2 होगा, यहाँ 2 2 रहा तो यहाँ 4 4 होगा, यहाँ 3 3 रहा तो यहाँ 6 6 होगा, ऐसा रहेगा। तो यहाँ पर E, यहाँ पर NE, तो ऑलवेज यहाँ पर रेजिस्टेंस तुमको 1 ओम दिया रहेगा। 1 ओम के अलावा अगर कोई दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा तो फिर हमको पूरा सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। बट जनरली देखो सारा क्वेश्चन यहाँ पर 1 ओम 1 ओम 1 ओम सब 1 ओम दिया हुआ है। अगर यहाँ पर 1 ओम रहा तो इन दैट केस हम लोग इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल, ये पॉइंट x मान लो और ये पॉइंट y मान लो, ये x और y का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, उसका डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये हो गया तुम्हारा x इक्वल टू हाफ प्लस 2nr बाई 3r प्लस 2, और y का वैल्यू होगा हाफ माइनस nr बाई 3r प्लस 2। अब यहाँ पर r का वैल्यू कितना दिया हुआ है और n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पर पुट करो, यू विल गेट डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, जैसे हम लोग को यहाँ पर बोल दिया कि करंट I1 का वैल्यू निकालना है, I1 का वैल्यू निकालना है, तो I1 का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। I1 का वैल्यू निकालने के लिए देखो या फिर हम लोग पहले इसको बनाते फिर उसको बताते तुम लोग को, x एंड y का वैल्यू निकालते। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली तुम्हारा E हो गया 5 वोल्ट और ये हो गया 10 वोल्ट, तो n, इसको NE बोले तो n का वैल्यू हो गया 2। तो यहाँ पर क्वेश्चन में तुम्हारा E का वैल्यू हो गया 5 वोल्ट, n का वैल्यू हो गया 2, R यहाँ पर दिया हुआ कितना बताओ, R इक्वल टू 2 ओम है ना, ये R रहेगा तो ये 2R हो जाएगा। तो फिर x का वैल्यू हम लोग अगर यहां से निकालते हैं तो x का वैल्यू यहां से पुट करो, x इक्वल टू हाफ प्लस 2nr 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8। ठीक है, और नीचे हो गया तुम्हारा कितना बताओ, r का वैल्यू 2 पुट करेंगे, 3 2 6 प्लस 2 8, यहां पर भी हो गया 8 और 8 कैंसिल इंटू E का वैल्यू दिया हुआ तुम्हारा 5 वोल्ट, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हाफ मतलब 0.5 प्लस 1 1.5 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 7.5 वोल्ट, x निकल गया तुम्हारा। ठीक है, अब अगर y का वैल्यू निकालते हैं हम लोग तो y इक्वल टू कितना हो जाता है बताओ, यहां पर पुट करो, n इक्वल टू 2 r इक्वल टू 2, तो ये हो गया 4 और यहां पर हो गया तुम्हारा कितना बताओ, r इक्वल टू 2, तो 3 2 6 प्लस 2 8, 4 बाई 8 हाफ माइनस हाफ विच इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू यहां पर हो गया 0। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू तुम्हारा कितना आया बताओ, x का वैल्यू 7.5 और ये दे दिया हुआ बीच में वोल्टेज 10 वोल्ट, तो इस पॉइंट का वोल्टेज कितना होगा, 7.5 से 10 कम करो, सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट कमेगा, 7.5 से 10 कम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -2.5। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू कितना है बताओ, y का वैल्यू 0। 1 ओम रेजिस्टेंस से अब अगर करंट पूछेगा तो करंट विल फ्लो फ्रॉम 0 वोल्ट टू -2 हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 2.5 वोल्ट, रेजिस्टेंस हो गया 1, तो करंट इन दिस ब्रांच, ये जो I1 करंट यहाँ था, दिस करंट I1 इक्वल टू वी कैन राइट कितना बताओ
2.5 by 1 which is equal to 2.5 एम्पियर। ठीक है, तो 2.5 एम्पियर करंट यहां से फ्लो कर रहा है 1 ओम रेजिस्टेंस से इन दिस प्रॉब्लम। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर क्वेश्चन में तुमको बोल दिया है करंट I1 का मतलब हो गया तुम्हारा ये करंट निकालना है। तो ये करंट निकालना है अगर तुम लोगों को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, फिर से एक्स निकालो। इस क्वेश्चन में देखो तुम्हारा ई का वैल्यू दिया हुआ है 2 वोल्ट। ठीक है, तो ई का कितना टाइम्स ये 5 वोल्ट है, कितना गुना है वो n हो गया। तो 2 का 2.5 टाइम्स करेंगे तो फिर आएगा 5 वोल्ट। 2 का 2.5 टाइम्स करेंगे तो 5 वोल्ट, तो n का वैल्यू हो गया 2.5। r यहां पर 1 दिया हुआ है, r का वैल्यू दिया हुआ है 1 ओम। ओके, तो बच्चा यहां पर अगर हम लोग इस पॉइंट का वोल्टेज को x मानते हैं और यहां का वोल्टेज को y मानते हैं, तो x और y का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहां पर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यूज करो, हाफ प्लस, ये हो गया हाफ प्लस 2nr, n का वैल्यू 2.5, r का वैल्यू 1, तो 2 इंटू 2.5 5 हो गया। तो यहां पर रहेगा 5 डिवाइडेड बाई r का वैल्यू 1 पुट करो, तो 3 1 3 प्लस 2 5, यहां पर भी 5 रहेगा इंटू ई का वैल्यू हो गया 2, तो ये 5 5 कैंसिल हो गया, तो ये बना 1.5, 1/2 माने 0.5 हो गया। 1.5 इंटू 2 3 वोल्ट। एक्स का वैल्यू निकल गया तुम्हारा 3 वोल्ट। वाई का वैल्यू अगर निकालोगे, तो यहां पर पुट करो, ये हो गया पहले हाफ माइनस एन आर। एन का वैल्यू हम लोगों को कितना मिला था 2.5, और आर का वैल्यू कितना तुम्हारे पास 1, तो ये 2.5 रहा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा बताओ, 3r प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5 ना, यहां पर 5 रहा इंटू ई का वैल्यू तुम लोग पुट कर सकते हो। यहां पर ई का वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा बताओ, इक्वल टू 2 वोल्ट है ना, पुट कर सकते हैं। लेकिन यहीं से हमारा देखो 2.5 को 5 से डिवाइड करें तो हाफ हो गया ना, और हाफ माइनस हाफ दैट इज इक्वल टू 0। तो y का पोटेंशियल यहां पर भी 0 आया, यहां पर y का पोटेंशियल, y पॉइंट का पोटेंशियल कितना, y का वैल्यू कितना आया था 0। ठीक है, यहां का पोटेंशियल 0। तो इस तरह का क्वेश्चन में देखो यहां का पोटेंशियल हमेशा हम लोग जनरली क्या मिल रहा है 0 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो अब अगर यहां पर 0 वोल्ट होगा और इसको अगर हम लोग स्प्लिट करेंगे, तो यहां पर अगर हम लोग 0 वोल्ट कंसीडर करेंगे तो इस एंड में कितना होगा 2 वोल्ट होगा। x का वैल्यू कितना निकल गया तुम्हारा बताओ 3 वोल्ट, यहां पर x का वैल्यू हो गया 3 वोल्ट। ठीक है, तो यहां से जो करंट आ रहा है, वो कितना हो जाएगा बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू 3 माइनस 0/2 विच इज इक्वल टू 3/2, 1.5 एम्पियर। तो यहां से जो 1.5 एम्पियर करंट आ रहा है, 1.5 एम्पियर, देखो यहाँ 0 यहाँ 0, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 0, दैट मींस इस पास से कोई करंट नहीं जाएगा, तो ये करंट सीधा होता हुआ यहाँ चला जाएगा ना। तो इस ब्रांच से जो करंट जा रहा है वो करंट का वैल्यू कितना होगा 1.5 एम्पियर। ठीक है, तो ये I1 का वैल्यू हम लोग 1.5 एम्पियर डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्लियर बच्चा? अब एक चीज देखो, ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी रहेगा, तो जैसे हम लोग यहां से सॉल्व करके निकाले तो हमारा वैल्यू कितना है 1.5 एम्पियर। लेकिन अगर हम लोग इसको व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह कंपेयर करते हैं, तो यहां से देखो ये 2 नीचे में 1, तो 2/1, और यहाँ रेजिस्टेंस 2 यहाँ 1, 2/1, तो ये बैलेंस्ड हो गया। अगर बैलेंस्ड होगा तो बीच वाला पार्ट को हम लोग हटा सकते हैं। बीच वाला पार्ट अगर हट जाएगा तो यहाँ 2 और 2 रेजिस्टेंस 4 ओम सीरीज में आ गया, 1 और 1 रेजिस्टेंस 2 ओम सीरीज में आ गया। अब ये 4 और ये 1 सॉरी ये 4 और ये 2 कौन सा कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा 4 इंटू 2/6, तो ये हो गया 4/3 ओम, 4/3 ओम। तो ये जो बैटरी से करंट निकल रहा है, ये करंट निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ईएमएफ ऑफ द बैटरी 2 डिवाइडेड बाई 4/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 2 से यहां से कट कर दो, तो 3/2 का मतलब कितना रहा 1.5 एम्पियर। यहां से हमारे करंट कितना आया 1.5 एम्पियर। लेकिन इसका मतलब याद रखना कि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, ये जस्ट लाइक व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होता है। तो ये अगर बैलेंस रहा तो ये वाला बीच वाला पार्ट को हम लोग हटा देंगे तो ये करंट डायरेक्ट निकल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इस ब्रांच से कोई करंट नहीं जा रहा, इस ब्रांच से भी करंट जाएगा, बिकॉज दिस इज नॉट बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, अगर बैलेंस यहाँ पर बैटरी नहीं होता तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता, इसमें से करंट डायरेक्ट 0 कर देते, कोई करंट नहीं जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड होगा तो फिर इस 1 ओम रेजिस्टेंस से भी कुछ ना कुछ करंट जाएगा। अगर वो करंट निकालने बोल देता तो हम लोग क्या करते बताओ, यहाँ पर 0 वोल्ट आया तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा बताओ, दिस इज 5 वोल्ट ना, यहाँ पर 3 वोल्ट हो गया, तो ये हाई वोल्टेज ये लो वोल्टेज, करंट इस डायरेक्शन में जाएगा। और करंट कितना जाएगा बताओ 5 - 3 पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस व्हिच इज इक्वल टू
2 एम्पियर, 5 माइनस 3 2 बाई 1 2 एम्पियर। तो I2 इक्वल टू यहां पर अगर बोलेंगे तो 2 एम्पियर करंट आएगा, जो कि करंट होगा 1 ओम रेजिस्टेंस का, ठीक है, 1 ओम रेजिस्टेंस का करंट होगा 2 एम्पियर। तो इस तरह से हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये करंट निकालना हुआ तो बैलेंस वेडस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो बच्चा, लेकिन अगर तुमको इसी का करंट निकालने के लिए दे दिया तो बैलेंस वेडस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली इसका करंट हम लोग जीरो नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज इन दिस केस एक्स और वाई दोनों का पोटेंशियल देखो सेम नहीं हो रहा है। यहाँ 3 वोल्ट, यहाँ 0, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर 0 और एक्स का वैल्यू कितना है 7.5 वोल्ट। तो ये पूरा ब्रांच में कुछ ना कुछ करंट हमेशा रहेगा। लेकिन अगर हम लोग इसको हटाने के बाद यहाँ का करंट निकालें, यहाँ का करंट निकालें, तो वो करंट देखो, यहाँ से जो करंट आ रहा है तो वही करंट यहाँ चला जाएगा ना। यहाँ से जो करंट जा रहा है तो वो करंट कितना है बताओ, एक्स का वैल्यू हमारा कितना निकला यहाँ पर 7.5, ये 0, तो 7.5 माइनस 0 7.5 बाई 4, तो 7.5 बाई 4 यहाँ से करंट जाएगा, 7.5 बाई 4 एम्पियर करंट यहाँ से जा रहा है ठीक है। तो 7.5 को हम लोग 15 बाई 2 लिखेंगे तो 15 बाई 8 हो जाएगा ये। अब ये बैलेंस वेडस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट यूज करो, क्योंकि यहाँ पर भी देखो 4/2 बैलेंस्ड हो गया, इसको हटा दो। ये हटा करके ये करंट अगर हम लोग निकालना चाहें, बैटरी से जो करंट निकल रहा है, तो इसको हटा करके भी जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू और यहां से जो वैल्यू निकल रहा है दोनों सेम आ जाएगा। निकाल करके देखो, ये 4 और 4 इसको ये हट जाएगा जब, तो फिर 4 और 4 किस में हो गया बताओ 8 सीरीज कॉम्बिनेशन, ये 2 और 2 4 सीरीज कॉम्बिनेशन, 8 and 4 दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा 8 into 4 डिवाइडेड बाई 12, ओके। तो ये हो गया 8/3, ये पूरा का रेजिस्टेंस आ गया तुम्हारा 8/3। अब यहाँ का करंट कितना होगा बताओ, दिस करंट विल बी इक्वल टू EMF डिवाइडेड बाई 8/3 ऊपर चला गया तो कितना है 15/8 आया ना, यहाँ तो भी 15/8 आया था, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग अगर इसका करंट निकालना है तो ये पूरा ब्रांच को हटा दो, बैलेंस वेडस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट यूज करो, वही आंसर आएगा जो इसको कंसीडर करने के बाद आएगा। लेकिन बच्चा अगर तुमको कभी इस 1 ओम रेजिस्टेंस का ही करंट निकालने के लिए बोल देगा तो याद रखना उसका करंट कभी भी जीरो नहीं होता है, बिकॉज ये दोनों एन का पोटेंशियल सेम नहीं होगा। देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, सो देयर इज अ करंट इन दिस ब्रांच, ठीक है। लेकिन एक अच्छा चीज ये है बच्चा कि इस तरह का क्वेश्चन अभी देगा, जितना भी देखो यहाँ 23 में क्वेश्चन दिया हुआ था, ये 24 में क्वेश्चन दे दिया हुआ था, यहाँ 26 में क्वेश्चन दे दिया है। तो इस तरह क्वेश्चन में एक और कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर सकते हैं कि ये y का वैल्यू हमेशा क्या आ रहा है बताओ 0, यहाँ का y का वैल्यू कितना है यहाँ पर भी 0। तो अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 और यहाँ का भी पोटेंशियल 0, इस पास से कोई करंट नहीं जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से जो करंट आ रहा है वो करंट सीधा होता हुआ यहाँ चला जाएगा ना। तो ये जो करंट है और ये जो करंट है इस ब्रांच का करंट सेम होगा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट अगर हम लोग यहाँ पर यूज करते 2026 के क्वेश्चन में, तो यहाँ पर भी देखो सेम क्वेश्चन 4/2 यहाँ 5 वोल्ट, यहाँ 10 वोल्ट, यहाँ 1 ओम, यही डेटा दिया हुआ ना क्वेश्चन में। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि y का वैल्यू कितना होगा 0, और ये 5 वोल्ट के लिए यहाँ का 0 वोल्ट कंसीडर करो, यहाँ का 5 वोल्ट कंसीडर करो। तो इस ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस 0, दैट मीन्स यहाँ से जो करंट आ रहा है वो करंट होता हुआ यहाँ से यहाँ चला जाएगा ना। दैट मीन्स I3 और I2 का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो ये पूरा ऑप्शन में देखो I1 I2 I3 तीनों चीज निकालने के लिए बोल दिया। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो हमको यहाँ बगैर कुछ कैलकुलेट के डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं कि I3 का वैल्यू और I2 का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो I3 और I2 का वैल्यू सेम कहां दिया हुआ देखो, I2 I3 I2 I3 I2 I3, देयर इज ओनली वन ऑप्शन जहां पर I2 का वैल्यू 1.875, I3 का वैल्यू 1.875 सेम दिया हुआ है। तो तुम्हारा ऑप्शन एक ही बच जाता है जो करेक्ट होगा, बिकॉज देयर इज ओनली वन ऑप्शन जहां पर I2 और I3 का वैल्यू सेम दिया हुआ, तो योर करेक्ट आंसर बिकम 1। तो इस तरह से हम लोग स्मार्टली अगर बच्चा अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा तो क्वेश्चन को देखोगे, क्वेश्चन देख के साथ उसका आंसर करेक्ट आंसर क्विकली हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। जो टाइम दिया हुआ रहता है उस टाइम के अंदर वेरी इजीली हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स बताएं जो तुम्हारा एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार तुम लोगों का रिपीट होता है। इवन तुम लोगों को हम बार बार बोलते हैं तुम लोगों को कि नीट का भी क्वेश्चन देखना, प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन रहेगा उसमें तो बहुत सारा क्वेश्चन मैच करेगा। जेईई मेन में भी बहुत सारा क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चन देखना है, ऐसा और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन के साथ अभी हम लोग डिस्कस किए हैं और बहुत सारा क्वेश्चन है। आगे भी तुम लोगों को इस तरह का सिमिलर टाइप क्वेश्चन बना करके और वीडियो बना करके तुम लोगों को अपलोड करेंगे, ठीक है। अगर पसंद आएगा तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना, और जो चीज में ज्यादा प्रॉब्लम हो वो तुम लोग बताओगे तो हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर वीडियो बना करके अपलोड करने के लिए। ओके, थैंक यू। अभी यहीं तक रहने दो, थैंक यू।